हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th आईसीएसई के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है मशीन्स। ये फिजिक्स का एक टॉपिक है। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस टॉपिक मशीन्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर हम मशीन्स का यूज करते क्यों हैं। सपोज मान लीजिए कि मुझे कोई काम करना है और उस काम को मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना है। अगर मैं उस काम को मैन्युअली करूं तो उस काम को करने में मुझे क्या है, काफी समय लगेगा। और वहां पर मैन्युअली करने से क्या है, हो सकता है कि कुछ गलती भी हो जाए, या फिर अगर मैं कुछ करूं भी तो पक्के पक्के से पूरा एक्यूरेट काम ना हो पाए। लेकिन अगर हम यहाँ पर मशीन का यूज कर लें मैन्युअली करने की जगह, तो मशीन क्या है, उस काम को काफी जल्दी कर सकता है और वहां पर जो गलतियां हैं वो काफी कम हो जाती हैं, है ना। मैक्सिमम टाइम होता है कि मशीन से गलती जल्दी होती नहीं है, वो हमारे ऑपरेट करने पर है। अगर हमने ऑपरेट सही से किया तो मशीन क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट काम कर देगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ सपोज मान लीजिए एक नट है। इस नट को बोल्ट से खोलना है। नट बोल्ट होता है ना, उस बोल्ट में ये नट लगा है और इस नट को उस बोल्ट से क्या करना है, हमें खोलना है। अब ध्यान से, अगर वहां पर नट बोल्ट में टाइटली फिट है और हम अगर उसे हाथ से खोलने की कोशिश करें तो काफी दिक्कत आएगी खोलने में। हो सकता है कि खुल भी जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि अगर नट टाइटली फिट है बोल्ट के अंदर तो वहां पर क्या होगा, हम हाथ से खोल नहीं पाएंगे। तो उस केस में नट को खोलने के लिए बोल्ट से हम एक मशीन का यूज करेंगे जो कि कहलाएगा रेंच। अब यहां पर कोई सोचेगा कि रेंच को मशीन क्यों बोल दिया, तो मैं बताऊंगा कि मशीन में क्यों बोल रहा हूं। लेकिन यहां पर अभी आप ये चीज का ध्यान रखिए कि बोल्ट से नट को खोलने के लिए हम जिस चीज का यूज करेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, वो क्या है, वो है रेंच। और यहां पर रेंच जो है हमारे काम को अब इजी बना देगा। जो काम हम हाथ से कर रहे थे खोलने का, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन रेंच यूज करते ही हमारा काम क्या हुआ, इजी हो गया। चलिए, वहीं पर सपोज मान लीजिए कि ये कुआं है। इस कुएं से एक आदमी पानी भर रहा है। जब ये आदमी पानी भर रहा है तो और पानी भरने का जब ये ऊपर खींच रहा है तो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी हमारी नीचे की तरफ एक्ट करती है। मतलब यहां पर ये आदमी जब इस कुएं से बाल्टी में पानी भरकर निकाल रहा है तो इस आदमी को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। मतलब इसे काफी अधिक मेहनत लगाना पड़ रहा है, काफी अधिक एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो क्या हुआ, इस चीज को क्या है, इजी करने के लिए हमने यहां पर एक पुली लगा दिया। ये पुली क्या है, पुली भी एक तरह का मशीन ही है। तो पुली लगाने से क्या हुआ, इस पुली को ऊपर रस्सी बांध दिया और इस रस्सी को क्या किया, अब ऊपर खींचने की जगह इस रस्सी को अब हमने नीचे खींचना शुरू कर दिया। यानी हम अपना एफर्ट जो है, अब जब हम ऊपर की ओर लगाते थे, अपवर्ड्स लगाते थे, अब हम अपना एफर्ट डाउनवर्ड लगाएंगे। डाउनवर्ड लगाने से क्या होगा, ये पुली घूमेगा और इस बकेट को क्या होगा, नीचे से ऊपर ले आएगा। यानी हमारा काम क्या है, पहले से अब ईजी हो गया। क्यों हो गया, यहां पर हम काम जो है अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे थे, लेकिन यहां पर पुली को भी हम नीचे ही खींच रहे हैं, ग्रेविटी भी नीचे ही लग रहा है। यानी एक चीज तो वो इजी हो गया। दूसरा, यहां पर ये चक्का घूम रहेगा। जब ये घूमेगा रस्सी को खींचने से, तो घूमते घूमते क्या होगा, रस्सी को इजिली ऊपर ले आएगा। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन यहां पर किसी को डाउट ये होगा कि रेंच को भी मशीन बोल दिया, इस पुली को भी मशीन बोल दिया, तो भैया आखिर ये मशीन क्यों कह रहा है। तो इस बात को आप समझ लें कि ऐसा कोई भी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जो हमारे काम को इजी बना देता है, हम किसी भी काम को कर रहे हैं, उस काम को करने में हमारी बहुत हेल्प करता है और उस काम को बिल्कुल इजी बना देता है, वो सभी चीज हमारे लिए मशीन का काम करती है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, आप उसे देख लीजिए। मशीन इज यूज्ड टू मेक द जॉब इजियर। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को इजी बना देने का काम क्या है, मशीन करता है। होप सो आप इतनी बातें अब समझ गए होंगे। अब चलिए, यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ सिंपल मशीन्स। अब ध्यान से, अभी हमने देख लिया कि मशीन का हम यूज क्यों कर रहे हैं। आखिर हम उस मशीन का यूज कर रहे हैं तो उस मशीन का अब तो कुछ भैया फंक्शन होगा, है ना। यूजेस हमें पता है कि यूज क्या है, किसी भी चीज को जल्दी से जल्दी करने के लिए या फिर एक्यूरेट करने के लिए उस काम को हम मशीन का यूज कर रहे हैं। लेकिन आखिर उस मशीन का फंक्शंस क्या है, बहुत सारे मशीन से सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। तो हम देखते हैं आखिर मशीन का हम किस किस वजह से यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। यहां पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट दैट इज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब हम यहाँ पर जो पहला यहाँ यूज फंक्शन पढ़ रहे हैं मशीन का, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मशीन जो यूज हो रहा है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज हो रहा है। अब ध्यान से, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ लोड और यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ एफर्ट। अभी हम इन दोनों टर्म के बारे में आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप बस इतना ध्यान में रखिए, लोड और एफर्ट का यहाँ पर क्या है, काम है। मतलब यहां पर कह रहा है
किसी भी हैवी लोड को उठाने के लिए अगर हम यहाँ पर लेस एफर्ट लगा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो मशीन है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम कर रहा है। चलिए एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार है और ये कार चल रही थी और चलते चलते अचानक से क्या हुआ, इसका टायर पंक्चर हो गया। जैसे ही इसका टायर पंक्चर हो गया तो उसके अंदर जो आदमी बैठा है वो बाहर निकलेगा, वो टायर को ठीक करना चाहेगा। ठीक करना चाहेगा तो सपोज मान लीजिए गाड़ी में 2 आदमी थे, एक आदमी ठीक करेगा और एक आदमी अब क्या करेगा, इस कार को उठाएगा। अब आप ही सोचिए, कार का तो वेट अधिक होगा, ये आदमी इस कार को खुद से कितने देर तक उठाकर रख सकता है, अधिक से अधिक 5 मिनट या फिर और थोड़ा अधिक ताकत रहा 10 मिनट, लेकिन भैया उसके बाद तो इसकी हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी। मतलब यहाँ पर ये अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा रहा है, मैक्सिमम ताकत लगा रहा है इस कार को उठाने के लिए, लेकिन तब भी क्या है, ये इस कार को 10 मिनट से अधिक नहीं उठा पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अब यूज करेंगे स्क्रू जैक का। जैक का यूज क्यों करेंगे, जैक को क्या करेंगे, यहाँ पर उसके पास एक हैंडल लगा होगा, उसके हैंडल को हम घुमाएंगे और यहाँ पर ये कार को क्या करेगा, ऊपर लिफ्ट कर देगा। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आदमी जब इस पर ताकत लगा रहा था तो वो अपनी 100% ताकत लगा रहा था, लेकिन यहाँ पर जैक में ऐसा नहीं है। अब यही आदमी जो यहाँ पर 100% ताकत लगा रहा था वो यहाँ पर थोड़ी सी ताकत लगाएगा इस जैक के हैंडल को पकड़कर घुमाने में, इससे तो बहुत कम एफर्ट लगा रहा है। यानी इस आदमी का एफर्ट पहले अधिक लग रहा था जब ये मैन्युअली काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसने जैक का यूज किया यहाँ पर इसका जो एफर्ट हो गया कम हो गया और बाकी सारा काम क्या करने लग गया, अपना ये स्क्रू जैक करने लग गया इस कार को उठाने के लिए। अब ध्यान से, यहाँ पर एफर्ट घट गया और यहाँ पर जो मशीन का जो एफर्ट है वो क्या है, यहाँ पर तो अब घट गया ना, क्योंकि आदमी के एफर्ट से मशीन का एफर्ट तो कम लग रहा है। अब होप सो बात समझ रहे होंगे आप। और इस कार को क्या है, अधिक देर तक उठाकर भी रख सकता है, यानी अब 10 दिन छोड़ दो, 1 सप्ताह छोड़ दो, 1 महीना छोड़ दो, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी यहाँ पर जो फोर्स था उससे अधिक क्या हो गया, यहाँ पर फोर्स जनरेट हो गया और उस फोर्स से क्या है, ये इस कार को क्या है, उठाकर रख सकता है। यानी फोर्स क्या है, यहाँ पर बढ़ गया। बढ़ कैसे गया, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट घट गया। पहले एफर्ट अधिक लग रहा था, अब एफर्ट क्या है, कम लगाना पड़ रहा है, लेकिन उस एफर्ट को कम लगाने के बाद भी क्या है, ये इस लोड को अधिक देर तक उठाकर रख सकता है। होप सो बातें आप समझ गए होंगे। वहीं दूसरी तरफ आप इस पुली का एग्जाम्पल वापस से देखिए। यहाँ पर ये कुआं है, इस कुएं में एक आदमी बाल्टी से पानी उठाएगा। जब ये आदमी इस बाल्टी से पानी उठाएगा तो उसे क्या है, अधिक एफर्ट लगाना पड़ रहा था। क्यों लगाना पड़ रहा था, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहा था। जब हम ऊपर की तरफ पानी खींचेंगे तो हमारा ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगता है, यानी जब हम पानी ऊपर खींचे तो हम अगेंस्ट ग्रेविटी काम करें, यानी हमको एफर्ट अधिक लगाना पड़ेगा। लेकिन उस एफर्ट को घटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पुली लगा दे रहे हैं। पुली लगा दे रहे हैं तो हम क्या है, हमारा जो डायरेक्शन अपवर्ड था एफर्ट लगाने का, अब वो डाउनवर्ड हो गया, यानी ग्रेविटी के डायरेक्शन की तरफ हो गया। मतलब हमें एफर्ट अब क्या है, कम लगाना पड़ेगा, यानी हमारा एफर्ट कम हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, जो फोर्स हो गया वो मल्टीप्लाई हो गया अब, है ना। अब ध्यान से, यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लायर का काम था मशीन का, कैसे कर रहा है, कैसे फोर्स बढ़ जा रहा है, कैसे ताकत बढ़ जा रही है इन मशीन्स का यूज करने से, और एफर्ट कम हो जा रहा है, वो हमने क्या है यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर एक लाइन क्या लिखा है उसे देख लेते हैं। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द एफर्ट इज मच लेस देन द लोड। बिल्कुल सही है ना, मशीन्स का यूज करते हैं क्या है, जो मैनुअली एफर्ट था वो घट गया, यानी मशीन पर हमें कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है और वो इजिली लोड को क्या है, हैवी से हैवी लोड को क्या टैकल कर पा रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, सो द मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। बिल्कुल, होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है उसे देखते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है फंक्शन में, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। मतलब जो हम एफर्ट लगा रहे हैं किसी भी चीज पर, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो चेंज करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। इसके लिए हम क्या करते हैं, मशीन का यूज करते हैं। अब ध्यान से यहाँ पर एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो लिखा है वो मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर सपोज मान लीजिए हमारे पास एक साइकिल है तो उसके क्या है, 2 चक्के हैं। अब क्या है, पीछे वाले चक्के से क्या होता है, ये साइकिल का जो चेन है वो कनेक्टेड होता है। अब ध्यान से, जब हम पैडल मारेंगे साइकिल का, तो पैडल मारने से क्या होगा, जिस पर चेन जिस चक्के पर फंसा है, आगे भी एक लगा रहता है ना गियर की तरह बना हुआ, उस पर वो चक्का वो गियर पे क्या, ये चेन क्या रहता है, घूमता है। जब ये चेन घूमता है तो क्या करता है, ये चेन तो पीछे वाले चक्के से भी कनेक्टेड है, यानी जैसे जैसे ये चेन पैडल मारने से घूमेगा, ये पीछे वाले चक्के को क्या करेगा, आगे की तरफ घुमाना शुरू करेगा। आगे वाला चक्का तो चलता ही है पैडल मारने से, लेकिन इस चेन की वजह से ये पीछे वाला चक्का है क्या, आगे खींचता चला जाता है। अब ध्यान से,
जब ये पीछे वाला चक्का घूम रहा है, इसको घुमाने के लिए हमें इस पर तो अलग से फोर्स लगाना चाहिए था ना। बिल्कुल। अब अगर हमें इस चक्के को घुमाना है तो इस चक्के को घुमाने के लिए हमें इस पर फोर्स लगाना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा तो कर नहीं रहे हैं। हम फोर्स लगा रहे हैं इस पैडल पर, इस पैडल को घुमा रहे हैं, और इस पैडल पर जब हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं तो भैया ये पीछे वाला चक्का घूमता जा रहा है। मतलब जो हमारा एफर्ट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो तो पैडल है, लेकिन वो क्या है, पैडल पे लगाने के बाद भी वो शिफ्ट किधर कर जा रहा है, वो रेयर व्हील यानी पीछे वाले चक्के पर शिफ्ट कर जा रहा है। होप सो बात आप समझ रहे होंगे। इसीलिए यहां पर लिखा भी हुआ है द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इज चेंज फ्रॉम द पैडल टू द रियर व्हील। बिल्कुल, हम लगा फोर्स रहे हैं पैडल पर, लेकिन घूम रहा है पीछे वाला चक्का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है एफर्ट का पॉइंट जो है, भले ही यहां पर हमें दिख रहा है कि हम पैडल पर लगा रहे हैं, लेकिन ये शिफ्ट कर जा रहा है कहां, रेयर व्हील पर यानी पीछे वाले चक्के पर। होप सो बातें आपको इतनी क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए यहां अगला पॉइंट क्या लिखा है उसे देखते हैं। इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। अभी हमने देखा था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एफर्ट का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैसे चेंज हो रहा था। अब यहां पर क्या है, डायरेक्शन का है। डायरेक्शन का जो एफर्ट का जो डायरेक्शन है वो एक कन्वीनियंट डायरेक्शन पर चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से कैसे हो जाएगा उसे समझते हैं। सपोज वापस से वो कुएं वाला एग्जांपल ही है ना, वो पुलिया कुएं वाला जो स्टार्टिंग से भी हम देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर ये कुआं है, ये आदमी क्या कर रहा है, इस बकेट को पानी भर के ऊपर खींच रहा है। ऊपर खींच रहा है तो मतलब इसका जो डायरेक्शन है अगेंस्ट ग्रेविटी है कि नहीं, यानी इसका जो डायरेक्शन अभी खींचने का है ये अपवर्ड है। स्टार्टिंग में तो क्या है, पुली उली कुछ नहीं लगा, तो ये बाल्टी अंदर डालेगा, पानी डुबाकर निकाल लेगा ऊपर की तरफ रस्सी खींचते हुए। लेकिन अब ध्यान से, जैसे ही यहां पर अब हमने पुली लगा दिया यानी एक चक्का लगा दिया, अब क्या है, उस चक्के पर ये रस्सी फंस गया है। अब क्या करेंगे, अब हम इस चक्के को घुमाने के लिए, क्यों हमें यहाँ पे पुली लगाए, पुली का यूज लेना पड़ेगा ना हमें, तभी तो हमारा काम आसान होगा। तो क्या करेंगे, हम इस चक्के को घुमाने के लिए अब क्या करेंगे, रस्सी को नीचे की तरफ खींचेंगे। जब रस्सी को नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये चक्का क्या है, रोटेट होगा, और इस पर रस्सी जो फंसा हुआ है वो घूमेगा। जब ये चक्का, तो क्या होगा, ये धीरे 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 ऊपर आने लगेगा। यहां पर अब ध्यान दीजिए, जब पुली नहीं लगा था डायरेक्शन खींचने का अपवर्ड था, लेकिन जैसे ही पुली लगा, अब ध्यान दीजिए, अब ये डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। चेंज तो हो गया ना डायरेक्शन का, पहले अपवर्ड था अब डाउनवर्ड हो गया, यानी पुली तो एज अ मशीन काम कर रहा है। यहां पर मशीन के लगते ही डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही चीज आपको यहां पर समझाना था इस पॉइंट से। होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है उसे देख लेते हैं, क्या कह रहा है। फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड दैट इज अ ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड बाय अ स्मॉलर मूवमेंट ऑफ एफर्ट। अब ध्यान से, यहां पर इस पॉइंट को तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें, अभी हमने देखा भी है, वापस से मैं आपको बता दे रहा हूं मशीन का यूज हम क्यों कर रहे हैं। मशीन का यूज हम इसलिए कर रहे हैं, जो हम अपना मैनुअली काम करने में एफर्ट लगाते थे वो काफी अधिक लग जाता था, लेकिन उस एफर्ट को कम करके अधिक काम करवाना यानी अधिक काम निकलवाना, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मशीन का यूज कर रहे हैं। मतलब हमें किसी भी हालत में एफर्ट कम लगाना पड़े और हमें काम क्या है, अधिक मिल जाए। अब ध्यान से समझिए बात, यहां कह रहा है कि मशीन को हम यहां पर यूज कर रहे हैं गेन इन स्पीड के लिए, यानी हमें यहां पर जो काम कर रहे हैं उसमें हमें क्या है, थोड़ा स्पीड मिले। होप सो बातें आप समझ गए होंगे। मशीन का वैसे भी हम यूज करेंगे तो मशीन क्या है, हमसे तो तेजी काम करेगा। हम जो मैनुअली काम करेंगे उससे कहीं ज्यादा गुना तेज काम कौन करेगा, मशीन। यानी स्पीड गेन करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, मशीन का यूज कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एक कैंची का, जिसे कहते हैं सीजर। अब ध्यान से समझिए, यहां पर कैंची में क्या होता है, इसका हैंडल जो होता है वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू उसके ब्लेड के। उसका जो पीछे का पार्ट होता है ना ब्लेड का, जिससे हम कट करते हैं, वो लंबा होता है उसके हैंडल से। अब समझिए बात, अब यहां पर उसका जब हैंडल छोटा है तो अब क्या कर रहे हैं हम हैंडल को खाली थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, खाली कैंची को करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा मूव करेंगे तो क्या होगा, उसका जो लंबा ब्लेड होगा ना वो क्या होगा, अधिक कट कर जाएगा। ध्यान से समझिए बात, सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या एक कपड़ा है, इस कपड़े को हमें काटना है, यानी यही हमारा लोड है, यानी हमें इसी पर काम करना है, यानी इस क्लॉथ पर काम करना है, कपड़े पर काम करना है। और हैंडल क्या है इस कैंची का, छोटा है, और इसका जो ब्लेड है वो क्या है, लंबा है। वैसे यहां पर उल्टा बन गया मेरे से, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं ध्यान से। इसका जो ब्लेड होता है वो इसके हैंडल से क्या होता है, लंबा होता है। तो जैसे ही हम हैंडल को मूव करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी
ऐसा करते कि कैंची को पूरा खोल दिया फिर कट करें, नहीं, हम कैंची के हैंडल को खाली थोड़ा सा मूव करते हैं और इसका ब्लेड क्या होता है वो कट करता चला जाता है। यानी इसका ब्लेड जब लंबा होता है तो हमारे थोड़े से मूवमेंट करने से इसका ब्लेड क्या होता है, काफी लंबा काटता है। मतलब हमने थोड़ा सा एफर्ट लगाया लेकिन इसका जो कटिंग स्पीड था वो काफी अधिक हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो ब्लेड है वो लंबा है। और यहां पर जो मशीन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, अपना कैंची कर रहा है। होप सो बातें आप समझ गए होंगे कि थोड़े से एफर्ट लगाने से क्या हो रहा है, यहां पर स्पीड अधिक हो जा रहा है कट करने का, क्योंकि इसका ब्लेड क्या है, लंबा है। चलिए, अगर इतनी बातें आप समझ में आ गई और इतने फंक्शंस और यूजेस समझ में आ गए तो अब इन्हीं सबको मिलाकर अब हम क्या करेंगे, मशीन की डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मशीन की डेफिनेशन क्या है। अब यहां मशीन का डेफिनेशन क्या कह रहा है जरा उसे देखिए। A machine is a device by which we can either overcome a large resistive force or load at some point by applying a small force or effort at a convenient point. पहले इतने लाइन को समझते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है जिसका कि मास बहुत अधिक है। अगर इसे मैं उठाने जाऊंगा तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, हो सकता है इसे थोड़ा सा हिला दूं, लेकिन इसे मैं क्या करूंगा, उठा तो नहीं पाऊंगा। यानी मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाया इस पत्थर को उठाने के लिए, लेकिन मैं इस पत्थर को क्या है, उठा नहीं पाया। हो सकता है हिला पाऊं, लेकिन अब यही काम अब हम मशीन का यूज करके करेंगे तो देखिए क्या चेंज आएगा। जब हम मशीन का यूज करके करेंगे तो यहां पर हम मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन मशीन का हम यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना कम एफर्ट लगाएं मशीन के ऊपर, और मशीन क्या है, अधिक से अधिक काम करे। तो मशीन के ऊपर क्या होगा, एफर्ट कम लगेगा, है ना हमारा, और मशीन क्या होगा, काम अधिक करेगा। मशीन आएगा जिस पॉइंट पर लगेगा कि नहीं, इस पॉइंट पर अगर हम मशीन का काम करें इस पत्थर के ऊपर, इस पॉइंट पर, जिससे कि पत्थर उठ जाएगा, तो मशीन को क्या करेंगे, इसी पॉइंट ऑफ एक्शन पर काम करवाएंगे यहां पर, और इस लोड को क्या करेगा, उठा लेगा। यानी ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है इस लोड का, इस पर अगर मशीन काम करेगा हमारे थोड़े से एफर्ट लगाने के बाद, तो ये लोड क्या करेगा, मशीन उठा लेगा। यानी मशीन यहां पर फोर्स मल्टीप्लायर वाला काम कर रहा है। नहीं, क्योंकि हम जितनी ताकत लगा रहे थे उतनी ताकत हम जनरेट करके भी इस पत्थर का कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मशीन आया तो थोड़े से एफर्ट से ही क्या किया, इस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद देखते हैं अब, उसके बाद क्या कह रहा है, इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन और बाय विच वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। यानी अभी हमने देखा था डायरेक्शन वाला काम, मशीन का कैसे डायरेक्शन चेंज कर देता है मशीन। वहीं पर दूसरा ये भी देखा था कैसे यहां पर हम मशीन का यूज करके स्पीड गेन कर पा रहे हैं। कैंची वाला एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, और उससे पहले हमने पुली वाला एग्जांपल देखा था। जिस तरह जब हम मैनुअली काम कर रहे थे तो हमारा डायरेक्शन अपवर्ड था, अगेंस्ट ग्रेविटी था। पुली का यूज किया हमने एज अ मशीन, तो हमारा डायरेक्शन क्या हुआ, ग्रेविटी के साथ ही हो गया। यानी वहां जो एफर्ट हो गया अब घट गया पुली का यूज करने से। पहले हम अगेंस्ट ग्रेविटी काम करते, अधिक ताकत लगानी पड़ी थी, पुली का यूज किया तो हमारा एफर्ट जो है घट गया। यानी मशीन का यूज हम इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि हम एफर्ट क्या कर सके, कम कर सके, और हमारा लोड पर वो काम अधिक कर सके हमारे कम एफर्ट लगाने के बाद भी। चलिए, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई और ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, तो अब देखते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स। अब यहां पर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू अ मशीन। तो चलिए उन टर्म्स को देखते हैं जिससे हमारा मशीन के लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर जो पहला टर्म है वो है लोड। तो अब ध्यान से यहां लिखा है द रेजिस्टिव और ओपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड लोड। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपको मैं समझाता हूं। सपोज यहां पर वापस से एक पत्थर रखा है, यहां पर मशीन है। सपोज ये मशीन है और ये मशीन का आर्म है जिससे कि ये क्या करेगा, इस पत्थर को उठाएगा। अब ध्यान से समझिए बात, ये पत्थर को ये मशीन उठाएगा, मतलब ये मशीन को अब इस पर काम करना पड़ेगा। तो ये पत्थर जो हुआ ना, अब यहां पर लोड का काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यही वो रेजिस्टिंग और ओपोजिंग फोर्स है जिस पर क्या है, मशीन को काम करना है। मशीन को इस पर काम करना है और इसके लोड को ओवरकम करना है ताकि मशीन इसको उठा सके। अगर मशीन इसको ओवरकम ही नहीं कर पाएगा, सपोज मान लीजिए इसका कुछ 100 kg वेट है ना, अगर इसका कुछ 100 kg मास है तो यहां पर ये मशीन क्या करेगा, अगर 100 kg
ताकत नहीं लगाएगा या उससे अधिक ताकत नहीं लगाएगा तो इस लोड को ना ही हिला पाएगा ना ही उठा पाएगा। मतलब अब इस पत्थर को उठाने के लिए मशीन को इससे मास से अधिक ताकत लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जितना फोर्स जनरेट कर रहा है उससे अधिक ताकत अब यहाँ पर मशीन को इस पर लगाना पड़ेगा। इसीलिए यही लोड हो गया और इसी को क्या है, मशीन को ओवरकम करना है। तो उसे ही क्या कह रहे हैं हम, लोड कह रहे हैं। चलिए, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अब चलते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर, एफर्ट पर। तो एफर्ट क्या कह रहा है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड एफर्ट। अब ध्यान से, ये मशीन जब इस लोड पर काम कर रहा है तो ये मशीन ऐसे ही थोड़ी काम कर रहा है। इस मशीन को कुछ इनपुट तो दिया गया होगा। बिना इनपुट लिए ये मशीन कभी लोड पर काम करेगा? मशीन तो कुछ काम ही नहीं कर। अगर मशीन में हम तेल नहीं डलवाएंगे तो मशीन काम कर पाएगा? अगर जो मशीन इलेक्ट्रिसिटी से काम करता होगा, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो वो काम कर पाएगा? नहीं चलेगा, वो काम ही नहीं करेगा। इसका मतलब मशीन को क्या है, इनपुट चाहिए। यानी वो फोर्स जो मशीन के ऊपर लगाया जा रहा है एज एन इनपुट, और उस इनपुट को लेने के बाद मशीन क्या कर रहा है, काम कर रहा है इस लोड पर, यानी एज ए आउटपुट काम कर रहा है। तो यानी वही कहला रहा है एफर्ट, जो कि मशीन पर काम किया जा रहा है, जो फोर्स मशीन पर लगाया जा रहा है। यानी अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो यहाँ पर एफर्ट जो है एज एन इनपुट काउंट हो रहा है मशीन के लिए, और यहाँ जो लोड है एज एन आउटपुट काउंट हो रहा है। मतलब एफर्ट हमारा मशीन के लिए इनपुट हो गया और लोड हमारा आउटपुट हो गया। अगर आप इतनी बातें समझ गए तो चलिए अब आगे देख। अब चलिए यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो है मैकेनिकल एडवांटेज, जिसे कि हम किससे डिनोट कर रहे हैं, MA से। अभी हमने पीछे क्या है, एफर्ट और लोड देखा था। लोड को हम L से डिनोट करते हैं और एफर्ट को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज को हम M.A. से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। मैकेनिकल एडवांटेज जो है रेशियो है लोड टू एफर्ट का, यानी लोड बाय एफर्ट जो रेशियो देगा वही क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज है एक गिवन मशीन का। तो चलिए इसे और डिटेल में देखते हैं आगे और कुछ पॉइंट्स को इस पर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो अभी देखा ना मैकेनिकल एडवांटेज, अब यहाँ पर कुछ रेंज दिया हुआ है मैकेनिकल एडवांटेज का, कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कब बड़ा होगा, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कब छोटा होगा, या फिर कब बराबर होगा। अब ध्यान से बात समझिए, यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज का अभी हमने देखा कि वो क्या है, लोड अपॉन एफर्ट का रेशियो है। तो अब ध्यान से समझिए, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं लोड बाय एफर्ट, तो यानी ये तो एक फ्रैक्शन हो गया कि नहीं, लोड बाय ई। अब वैल्यू जो भी निकले, लेकिन ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, समथिंग अपॉन समथिंग। अब ध्यान से समझिए मेरी बात, जैसे ही ये समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में निकला है तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं हम डेनोमिनेटर। तो यहाँ पर अगर हमारा डेनोमिनेटर छोटा हो गया और यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो गया, वापस से जब न्यूमरेटर बड़ा होगा यानी यहाँ पर न्यूमरेटर का काम लोड कर रहा है और डेनोमिनेटर छोटा हो गया यानी एफर्ट यहाँ डेनोमिनेटर का काम कर रहा है, यानी लोड बड़ा डेनोमिनेटर छोटा, यानी लोड बड़ा एफर्ट छोटा। तो देखिए, लोड बड़ा एफर्ट छोटा। तो जैसे ही ऐसा कंडीशन आया, वहां पर जो हमारा फ्रैक्शन का वैल्यू होता है वो क्या है, 1 से बड़ा हो जाता है। होप सो बातें आप समझ गए होंगे। उसी तरह यहाँ पर क्या हो गया, लोड एफर्ट से जैसे बड़ा हुआ यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, 1 से अधिक हो गया। उसी तरह यहाँ पर आप समझिए, अगर हमारा अब डेनोमिनेटर बड़ा हो गया, मतलब अब एफर्ट बड़ा हो गया और यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा हो गया, यानी लोड छोटा हो गया, वापस से न्यूमरेटर छोटा डेनोमिनेटर बड़ा, मतलब लोड छोटा एफर्ट बड़ा, लोड छोटा एफर्ट बड़ा। तो उस केस में क्या होगा, डेनोमिनेटर के बड़ा होते ही वैल्यू जो है 1 से कम हो जाता है फ्रैक्शन का। तो यहां वही हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज का जो वैल्यू है 1 से कम हो गया। अब ध्यान से, अगर हमारा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों बराबर हो गए, यानी L और E का वैल्यू दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वही चीज तो यहाँ हो गई कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर हो गई। होप सो अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तो चलिए आगे हम और भी कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेज का हमने रेंज देखा, कब ये 1 से बड़ा, कब 1 से छोटा और कब 1 के बराबर, उसके अकॉर्डिंग अब हम जो मशीन का है किस तरह से यूज लेंगे वो देख लेते हैं। जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा होगा तो उस वक्त जो मशीन है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा। और फोर्स मल्टीप्लायर क्या है, कैसे काम कर रहा है, ये मैंने आपको अभी समझा दिया था स्टार्टिंग में ही, स्क्रू जैक वाले एग्जाम्पल से और पुली वाले एग्जाम्पल से। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान से समझिए, यहां पर लिखा है मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा है। मैकेनिकल एडवांटेज कब 1 से छोटा है, तो उस केस में यहां पर मशीन क्या है, गेन इन स्पीड वाला काम करेगा।
अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, पीछे हमने कैंची का एग्जाम्पल देखा था, तो हम क्या देख रहे थे, कैंची का जो हैंडल है उसे थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, यानी उसका जो मूवमेंट है थोड़ा सा था, लेकिन उसका जो ब्लेड है वो काफ़ी लंबा कट दे रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा है, और हम यहाँ मशीन का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना मैनुअली एफर्ट क्या कर सके, कम कर सके। वो बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा है तो यहाँ पर रेशियो पर नज़र डालिए तो लोड अपॉन एफर्ट, यानी एफर्ट को यहाँ बड़ा होना होगा और लोड को यहाँ छोटा होना होगा। अब यहाँ जो हम कैंची का यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ पर एफर्ट और लोड के बारे में तो बात ही नहीं किए, हम तो खाली उनके मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि एफर्ट का मूवमेंट थोड़ा सा था, हैंडल का मूवमेंट जो उस पर हम काम कर रहे हैं वो तो एफर्ट हो गया, यानी वो थोड़ा सा है तो यहाँ पर वो अधिक लंबा काट दे रहा है, यानी लेंथ उसका अधिक है, यानी कटिंग करने का, इसका मतलब उसका स्पीड अधिक है। लेकिन लोड और एफर्ट का रेशियो है ये मैकेनिकल एडवांटेज, तो इस चीज़ को समझिए आप। यहाँ पर मैं आपको एक बात कह देता हूँ, मैं जो बात अभी आपको कहने जा रहा हूँ ये जब हम लीवर पढ़ेंगे आगे जाकर, एक टॉपिक है मशीन के अंदर ही, तब आपको वहाँ अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो लेकिन आप इस चीज़ को अभी ध्यान में डाल लीजिए कि जिसका लेंथ छोटा उसका फोर्स अधिक, वापस से, जिसका लेंथ छोटा उसका फोर्स अधिक, जिसका लेंथ लंबा उसका फोर्स कम। यहाँ पर लोड और एफर्ट दोनों क्या है, फोर्स हैं। एफर्ट वो फोर्स है जो हम मशीन पर लगा रहे हैं, और लोड वो फोर्स है वो क्या है, मशीन उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर हम जब कैंची से काट रहे हैं, जब एफर्ट लगा रहे हैं उसके हैंडल पर, तो उसके हैंडल का मूवमेंट कम है, यानी अगर उसके हैंडल का मूवमेंट कम है तो इसका मतलब भैया एफर्ट अधिक होगा। ये चीज़ हम लीवर में समझेंगे अच्छे से ये कॉन्सेप्ट को, बस आप इतना ध्यान रख लीजिए। और यहाँ पर जब हम कैंची पर एफर्ट लगा रहे हैं तो उसका हैंडल तो कम मूव किया, यानी एफर्ट का लेंथ क्या है, कम है, तो यानी एफर्ट का जब लेंथ कम है तो एफर्ट अधिक होगा, यानी फोर्स एफर्ट का अधिक होगा। वहीं पर आप यहाँ पर देखिए कि कैंची के ब्लेड को, सीजर के ब्लेड को देखिए, उसका ब्लेड लंबा था, यानी वो जो ब्लेड लंबा था यानी वो तो क्या है, क्लॉथ को काट रहा था, यानी क्लॉथ लोड था। यानी इस समय अब जो कैंची का ब्लेड हो गया वो तो लोड लेंथ हो गया, यानी लोड का लेंथ जो है क्या है, वो लंबा है, यानी लोड आर्म का जो लेंथ है वो लंबा है इन कंपैरिजन टू क्या, एफर्ट आर्म के लेंथ के। तो यानी जैसे ही लोड आर्म का लेंथ लंबा हो गया तो यानी लेंथ बड़ा तो फोर्स छोटा, यानी लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होप सो बातें आप समझ गए होंगे। इसीलिए यहाँ पर एफर्ट अधिक है और लोड कम है, यानी डेनोमिनेटर बड़ा होते ही क्या हो गया, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा हो गया, और उस केस में हमारा क्या है, गेन इन स्पीड हो रहा है। होप सो बात आप समझ गए होंगे। अब वहीं पर जो अगला पॉइंट कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर, इस केस में क्या है, हम पुली वाला एग्जांपल वापस से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब जैसे ही मैकेनिकल एडवांटेज 1 का काम कर रहा है, यहाँ पर ना ही हमारा क्या है, गेन हो रहा है फोर्स में, ना ही स्पीड में, सिर्फ यहाँ जो काम हो रहा है वो हो रहा है डायरेक्शन के चेंज का। होप सो बात आप समझ गए होंगे। और वो भी डायरेक्शन का चेंज किसका हो रहा है, एफर्ट का। पहले हम देखते थे ना, कुएं में पानी निकालते थे अपवर्ड लगाते थे, लेकिन पुली लगाते ही क्या, डाउनवर्ड हो जाता था। होप सो आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा जब मैंने आपको पहले समझाया था। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए, यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा है, उसे देख लीजिए और आप इसे ध्यान में रखे रहिएगा हमेशा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर। अ मशीन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एज वेल एज अ स्पीड मल्टीप्लायर साइमल्टेनियसली। अब ये कह रहा है कि एक मशीन को हम एक साथ, एक ही समय पर फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर दोनों एक साथ क्या है, हम यूज नहीं कर सकते। या तो आप एज अ फोर्स मल्टीप्लायर ही यूज कर लीजिए एक समय पर, या फिर स्पीड मल्टीप्लायर यूज कर लीजिए। दोनों को एक साथ हम क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं मशीन के केस में। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए वहीं पर अब क्या है, यहाँ पर हमने देखा मैकेनिकल एडवांटेज, तो इसकी यूनिट को भी देख लेते हैं क्या है। मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो रेशियो है लोड अपॉन एफर्ट का। अभी हमने देखा एफर्ट वो फोर्स है जो कि मशीन पर लगाया जा रहा है, यानी एज एन इनपुट दिया जा रहा है, और लोड क्या है, लोड वो फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स है जो क्या है, मशीन के द्वारा ओवरकम किया जा रहा है। वो तो बात अलग है कि ये एक रेजिस्टिंग फोर्स है जिसको मशीन ओवरकम कर रहा है, या फिर वो फोर्स है जो कि हम मशीन पर लगा रहे हैं। बात सिर्फ इतना है कि ये दोनों फोर्स हैं, क्या है, ये दोनों फोर्स हैं। अगर ये लोड भी फोर्स है और एफर्ट भी भैया फोर्स है, तो दोनों का यूनिट क्या है, न्यूटन और न्यूटन, यानी ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कैंसल आउट हो जाएंगे भैया, यूनिट कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहां से क्या निकल कर आया कि जो ये मैकेनिकल एडवांटेज है इसके पास इसका कोई भी यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस है। इट मीन्स इट हैज नो यूनिट्स।
होप सो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने आज समझाया वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है, लाइक करें वीडियो पर, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।